दोस्तों, कहानी में असली मजा अब आने वाला है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी के साथ अंत तक जुड़े रहें, तभी मजा आएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अबे तेरी सटक गई है क्या? साले, एक लड़की के चक्कर में आकर कुत्ते जैसे हालत कर ली तूने अपनी। हरामी, पूरे घर से बदबू आ रही है और तू चढ़ी में बैठा शराब पिए जा रहा है। अबे होश में आ साले गधे। वो सब गुस्से में कहता रहा, पर मेरे कान तो ये सब सुनना ही नहीं चाहते थे। वो तो बस उसी की आवाज सुनना चाहते थे जिसने मेरा दिल तोड़ा था। अगर अभी वो आकर एक बार मुझे आई लव यू कह दे तो मैं उसे फिर से सीने से लगा लूंगा और उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा, पर नहीं, उसे तो अब कोई और प्यारा था। जब मोहित का भाषण खत्म हुआ तो उसने मेरे हाथ से सिगरेट ले ली और कश लेने लगा। तू साले, छोड़ हरामी। अच्छा ये बता, कुछ खाया तूने? मैंने अभी भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया और वो दिन याद किया जब वो मेरे कॉल न करने से नाराज हो जाया करती थी और मैं उसे कॉल करके पूछता था कि कुछ खाया। ये याद करते हुए मेरी आंख से आंसू बह निकले। उन्हें देखते ही मोहित को मेरे दिल के दर्द का एहसास हुआ और उसने मेरे कंधे पर थपथपाया और मुझे ढांढस बंधाने लगा। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और बोला, थैंक्स भाई। फिर अपने आंसू पोंछे। अब तू घर जा, भाभी चिंता कर रही होंगी। कल मैं ऑफिस आ जाऊंगा। उसे मेरी बात पर भरोसा हो गया, पर जाते जाते भी वो मेरे लिए खाना ऑर्डर कर गया। अगली सुबह उठा और सबसे पहले माल फूंका, फिर मुंह धोया और अपनी लाश को धोता हुआ ऑफिस आया। मुझे देखते ही बॉस ने इतना सुनाया कि पूछो मत, पर मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। जवाब देता भी कैसे, गांजे के नशे से मेरा होश गायब था और मैं बस सर झुकाए सब सुनने का दिखावा कर रहा था। जब उसका गुस्सा हो गया तो वो अपने केबिन में चला गया और मैं अपने टेबल पर आकर बैठ गया। मोहित मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैंने सर उठाया तो मेरी आंखों की लाली देखकर वो समझ गया कि मैंने गांजा पी रखा है और वो हंस दिया। उसे हंसता देख मेरी भी हंसी निकल गई। फिर इसी तरह दिन निकलने लगे। रोज बॉस की गालियां सुनना और फिर घर आकर दारू पीना और सो जाना। हर शुक्रवार घर से फोन आता कि मैं आशु को लेकर घर आ जाऊं, पर मैं कोई न कोई बहाना बना के बात टाल देता। पूरा एक महीना निकल गया और अब हालातों ने मुझे एक मुश्किल दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। फोन बजा, जब देखा तो पिताजी का नंबर था और उन्होंने मुझे और आशु को कल घर बुलाया था। आशु की शादी के लिए मंत्री साहब के लड़के का रिश्ता आया था। ये सुनकर खून तो बहुत उबला, पर मैं कुछ कह नहीं सका। आप आशु अश्विनी के हॉस्टल फोन कर दो, वो मुझे कॉल कर लेगी। इतना कहकर मैंने कॉल काट दिया। मैं ऑफिस की छत पर चला गया और सिगरेट जलाकर फूंकता रहा और ये सोचता रहा कि कल कैसे उस बेवफा की शक्ल बर्दाश्त करूंगा। रात को अश्विनी का कॉल आया और उसका नंबर स्क्रीन पर फ्लैश होते ही गुस्सा बाहर आ गया, पर मुझे अपना गुस्सा थोड़ा काबू करना था। कल सुबह 10 बजे बस स्टैंड। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। उस रात 2 बजे तक मैं पीता रहा और मन ही मन उसे कोसता रहा और सुबह मेरी आंख ही नहीं खुली। सुबह 10:30 बजे अश्विनी के धड़ाधड़ कॉल आए, तब नींद खुली, पर आंखें अब भी नहीं खुल रही थी। मैंने बिना देखे ही फोन अपने कान पर लगा दिया। आप कहाँ हो? ये जानी पहचानी आवाज सुनकर आंख खुली और याद आया कि मुझे तो 10 बजे बस स्टैंड पहुंचना था। आ रहा हूँ, इतना कहकर मैंने फोन काटा और बिना मुंह धोए ही निकल गया। बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई और जिस्म से ही दारू की तेज महक आ रही थी। जब मैं बस स्टैंड पहुंचा तो मुझे आशु इंतजार करती हुई दिखी। आज पूरे 1 महीने बाद देख रहा था और मन में जिस प्यार को मैं दफना चुका था वो अब उभर आया था। मैंने जेब से फ्लास्क निकला और दारू का एक घूंट पिया और फिर अश्विनी की तरफ चलने लगा। अश्विनी की नजर जब मुझ पर पड़ी तो वो आंखें फाड़े बस मुझे ही देखे जा रही थी। आज तक उसने मुझे जब भी देखा था तो क्लीन शेवन और वेल ड्रेस देखा था, और आज मुझे इस कदर देख उसका अचरज करना लाजमी था। उसके पास आकर मैं रुका और जेब में हाथ डालकर सिगरेट निकाली और जलाकर उसका धुआं उसके मुंह पर फूंका। वो थोड़ा खांसते हुए बोली, आपने तो कसम खाई थी कि आप कभी दारू और सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे। तुमने भी तो कसम खाई थी कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। बट हई अभी यार, ये कहकर मैंने उसे ताना मारा और फिर नजरें इधर उधर घुमाने लगा। मैं टिकट काउंटर पर पहुंचा तो पता चला कि आखिरी बस जा चुकी है, जो शायद अश्विनी भी जानती थी। बस एक लेडी स्पेशल बस थी जो अभी आने वाली थी। मैंने मन ही मन सोचा कि इसे अकेले ही भेज देता हूँ, इसलिए मैं टहलता हुआ वापस उसके पास आया। लेडी स्पेशल बस आने वाली है, उसमें चली जा। मैं घर फोन कर देता हूँ, कोई आकर ले जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अकेले? पर मैं तो, वो नजरें झुकाए डरते हुए बोलने लगी। तो बुला ले अपने रक्षित को, वो छोड़ देगा तुझे गाँव। मेरा फिर से ताना सुनकर वो चुप हो गई और तभी मुझे फैजल नजर आया।
ये फैजल उन्हीं रहीम भैया का छोटा भाई था और वो मुझे अच्छे से जानता था। उसने मुझे देखते ही हाथ दिखाकर रुकने को कहा और मेरे पास ही बाइक दौड़ाता हुआ आ गया। फैजल, अरे साहब, आप यहाँ कैसे? मैं बस गांव जा रहा था, पर बस निकल गई। फैजल, अरे तो क्या हुआ साहब, ये रही बस, मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूँ। फैजल एक प्राइवेट बस का कंडक्टर था और अपने भाई की ही तरह मेरी बहुत इज्जत करता था। अश्विनी ने हम दोनों की सारी बातें सुन ली थी और वो थोड़ा हैरान भी थी कि मैं कैसे फैजल को जानता था। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और खुद बाहर ही रुक गया और दुकान से एक परफ्यूम की बोतल ली और एक काला चश्मा। घर पर कोई नहीं जानता था कि मैं दारू पीता हूँ और इस हालत में घर जाता तो कांड होना तय था। मैंने परफ्यूम अच्छे से लगाया और फैजल से माल मांगा। उसने भी मुस्कुराते हुए अपनी भरी हुई सिगरेट मुझे दे दी और बदले में मैंने उसे पैसे दे दिए। बस के पीछे खड़ा मैं चुपचाप सिगरेट पीता रहा और जब बस भर गई तो मैं बस में चढ़ गया। आशु खिड़की वाली सीट पर बैठी थी और उसकी साथ वाली सीट खाली थी, पर मैं वहां नहीं बैठा बल्कि लास्ट वाली सीट पर पहुंच गया जो अभी भी खाली थी। मैंने उस पर पांव पसार के लेट गया और सोने लगा। गांजे ने दिमाग तो पहले ही सन कर दिया था। 1 बजा होगा और मुझे पेशाब आ रहा था तो मैं उठकर बैठ गया। बस रुकने वाली थी और मैंने उठकर देखा तो अब भी आशु के बगल वाली सीट खाली ही थी। इतने में एक लड़का जो मेरे दाईं तरफ बैठा था वो उठा और जाकर अश्विनी के साथ बैठ गया और उसके साथ बदसलूकी करने लगा। वो जानबूझकर उससे चिपक कर बैठा था और जबरदस्ती उससे बात करने लगा। अश्विनी उसके साथ बहुत अनकंफर्टेबल थी और बार बार उससे कह रही थी कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, पर वो हरामी बाज ही नहीं आ रहा था।